हेलो स्टूडेंट्स। आज आपके अपने यूट्यूब चैनल ई एडू स्टार हिंदी पर मैं प्रमोद कुमार आपके लिए लेकर के आया हूँ सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित कविता सरोज स्मृति के महत्वपूर्ण प्रश्नों का उत्तर लेखन। आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे क्योंकि देखिए, उत्तर लिखना एक कला है और ऐसा नहीं है कि हम किसी भी गाइड से या कहीं से उत्तर को उतार दें और बस हमें अंक मिल जाएगा, क्योंकि याद करने की अपनी एक क्षमता है और इस हिसाब से अगर हम महत्वपूर्ण बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए उत्तर लेखन की कला को सीख जाते हैं तो हम बेहतर तरीके से उत्तर को लिख सकते हैं। तो आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं आज के इस अध्याय में, लेकिन उससे पहले आपके लिए जरूरी संदेश कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको ससमय नए नए वीडियो के अपडेट्स मिलते रहें। बेल आइकन को भी दबाना न भूलें। तो आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं आज की कक्षा की ओर। देखिए, सरोज स्मृति जो कविता है वह मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में बता दिया है, पढ़ा दिया है, और अगर आप उसके प्रश्नों का उत्तर बेहतर तरीके से लिखना चाहते हैं तो उसे ज़रूर देखें, क्योंकि अगर आप कविता की व्याख्या नहीं समझ पाते, कविता के भावार्थ को नहीं समझ पाते तो आप बहुत अच्छा उत्तर नहीं लिख सकते। तो इसलिए उस वीडियो को, जो कि आपके लिए कक्षा है, आप इसे वीडियो न समझें, क्योंकि मैं आपके लिए कक्षाएं ले रहा हूं जिसमें कि आपकी तैयारी इस लॉकडाउन में बेहतर तरीके से हो सके। तो आइए हम लोग प्रश्नों के उत्तर को लिखना सीखेंगे। तो इस अध्याय से कौन कौन से मुख्य प्रश्न बनते हैं हम पहले उसे देखते हैं। तो देखिए, पहला प्रश्न है, सरोज के नववधु के रूप का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। दूसरा प्रश्न है, कवि को अपनी स्वर्गीय पत्नी की याद क्यों आई। तीसरा प्रश्न जो आज हम लोग देखेंगे, आकाश बदलकर बना मही में आकाश और मही शब्द किसकी ओर संकेत करते हैं। सरोज का विवाह अन्य विवाहों से किस प्रकार भिन्न था। अगला प्रश्न है, शकुंतला के प्रसंग के माध्यम से कवि क्या संकेत करना चाहता है। और अंतिम जो प्रश्न है वह लता वहीं की जहां कली तू खिली पंक्ति के द्वारा किस प्रसंग को उद्घाटित किया गया है। तो हम लोग आज इन सारे प्रश्नों के उत्तर तलाशेंगे कि हम इन्हें कैसे बेहतर तरीके से लिख सकते हैं। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और आज के पहले प्रश्न को देखते हैं। सरोज के नववधु रूप का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगा कि जैसा मैंने बताया कि प्रश्नों का उत्तर लिखना एक कला है। हिंदी में भी हम गणित की तरह पूरा का पूरा अंक प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन कैसे? सवाल उठता है कैसे? मेहनत करके। आपको सबसे पहले कविता को पढ़ना होगा, पद्य को समझना होगा, उसके भावार्थ को समझना होगा, उसके व्याख्या को सुनना होगा, समझना होगा, और तब आप उससे संबंधित प्रश्नों का उत्तर बेहतर तरीके से दे सकते हैं। तो देखिए, मैं आपको उत्तर लिखने की जो कला है उससे वाकिफ करवाने का प्रयास करता हूं। पूर्व में भी मैंने गीत गाने दो मुझे कविता के प्रश्नों के उत्तर लिख करके और कार्नेलिया के गीत में सप्रसंग व्याख्या का उत्तर लिख करके बताया था, लेकिन फिर भी हम लोग देखें और बाकी सारे प्रश्नों का उत्तर आप कैसे करेंगे इसका भी मार्ग मैं सुझाऊंगा। इसीलिए इस वीडियो को मिस न करें और पूरी तरह से देखें। देखिए, यह कक्षा है और कक्षा में जो भी पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं वे अगर कुछ चूक जाते हैं तो बहुत बड़ी चीज छूट जाती है, और यह न छूटे और आपकी तैयारी बनी रहे इसके लिए वीडियो को पूरा देखें। तो आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आज के इस प्रश्न का उत्तर हम कैसे लिखेंगे इस पर देखिए, यह सरोज स्मृति कविता जो कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के द्वारा रचित है से लिया गया प्रश्न है। तो निश्चित तौर पे उत्तर भी उसी में कहीं होगा, लेकिन कहां? क्योंकि यह गद्य तो है नहीं, यह पद्य है, यह काव्य है। हम पहले कविता की उन पंक्तियों को देखेंगे जिसमें ये संबंधित जो प्रश्न है उससे संबंधित जो पंक्तियां हैं हम थोड़ा सा पहले उसे देखेंगे। तो देखिए, जो सरोज के नववधु के रूप में जो सुंदरता का वर्णन है
या नववधू के रूप में सरोज का जो वर्णन है वह इन पंक्तियों में है। देखती मुझे तू हंसी मंद होठों में बिजली फंसी स्पंद, उर्मे भर झूली छवि सुंदर प्रिय की अशब्द श्रृंगार मुखर, तू खुली एक उच्छ्वास संग विश्वास अस्तब्ध बंध अंग अंग, नत नयनों से आलोक उतर कांपा अधरों पर थर थर थर। तो इसे आप मेरे पूर्व के वीडियो में, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, आप वहां से इसकी पूरी व्याख्यान को सुन सकते हैं और इसके बाद आप बेहतर तरीके से उत्तर दे पाएंगे। इसके बाद देखिए कुछ और पंक्तियां इसमें हैं जिसमें कि इसी प्रश्न से संबंधित विवरण है। देखा मैंने वह मूर्ति धीति, मेरे बसंत की प्रथम गीति, श्रृंगार रहा जो निराकार, रस कविता में उच्छ्वसित धार, गाया स्वर्गीय प्रिया संग, भरता प्राणों में राग रंग, रति रूप प्राप्त कर बना वही, आकाश बदल कर बना मही। तो इन पंक्तियों में कवि सरोज के नववधु रूप का वर्णन करते हैं। तो हम इसे लिखेंगे कैसे? देखिए, सबसे पहले उत्तर लिखने से पहले जो मुख्य बिंदुएं हैं जिनका समावेश हमें उत्तर में करना है वो हमें याद रखना है। नोट्स बनाने का वही तरीका है कि नोट्स में पूरा का पूरा उत्तर कहीं से उतारा नहीं जाता, बल्कि मुख्य बिंदुओं को यानी तथ्यों को, कंटेंट्स को रखा जाता है और उसे हम उत्तर के रूप में फिर लिखते हैं। तो आज इस प्रश्न के उत्तर में क्या तथ्य आएंगे, हम उन पर थोड़ी नजर डालें। तो देखिए, ये जो पंक्तियां मैंने अभी आपको सुनाई उसमें ये सारी बातें आती हैं। नववधु के रूप में कवि की पुत्री सरोज अत्यंत सुंदर दिख रही है। होठों पर उसकी जो मुस्कान है वह बिजली की तरह कौंध रही थी, मुस्कुराते हुए कवि को देख रही थी। आंखों से एक चमक सी उसके अधरों पर उतर आई थी, होठों पर उतर आई थी। लज्जा से आंखें झुकी हुई थी। उसका सौंदर्य उसके अंग प्रत्यंग में उच्छ्वास के समान, यानी गहरी सांस जब हम लेते हैं तो शरीर में जो स्फूर्ति आती है के समान विकसित होकर फैल गया है। कवि की कविताओं सा निराकार सौंदर्य उसमें साकार हो गया है। कवि की सारी श्रृंगारिक कल्पना जैसे आकाश से धरती पर उतर आई हो। तो ये सारी बातें इस कविता से हमें मिलती हैं। अब देखिए, यहाँ प्रश्न क्या कहता है, पहले हम लोग थोड़ा प्रश्न पर गौर करेंगे। प्रश्न कहता है कि सरोज के नववधु रूप का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। यहाँ अपने शब्दों पर विशेष जोर है। तो अपने शब्द में कैसे करेंगे? यहाँ जो चीजें लिखी गई हैं वो कवि ने लिखी हैं, लेकिन हम उसे ही थोड़ा सा परिवर्तित करते हुए सामान्य रूप में, जैसे मानो कि वहां हम उसे देख रहे हों, हम लिखने का प्रयास करें। तो देखिए, मैं इसका उत्तर लिख के बता रहा हूं कि इसका उत्तर हम कैसे लिखेंगे। तो ये आपका प्रश्न है और अब जो उत्तर आपका आएगा वो देखिए, जब आप उन बिंदुओं को, जो तथ्यों को, जो कंटेंट्स को मैंने आपके सामने रखा, जब उसको प्रस्तुत कीजिएगा अपनी भाषा में, तो इस प्रकार से उत्तर को प्रस्तुत कर सकते हैं। कवि निराला की पुत्री सरोज विवाह के समय अत्यंत सुंदर लग रही है। जब वह मंद मंद करके हंसती है तो लगता है मानो उसके होठों में बिजली का स्पंदन है। विवाह की प्रसन्नता के कारण उसकी आंखों में चमक विद्यमान है। उसका सौंदर्य उसके अंग अंग में गहरी छोड़ी गई सांस यानी उच्छ्वास के समान विकसित होकर फैल गया है। लज्जा और संकोच उसकी आंखों को चमक से भर देता है तथा वे झुक जाती हैं। धीरे धीरे वह चमक उसकी आंखों से उतरकर होठों पर फैल रही है। यह चमक उनकी पुत्री के होठों में स्वाभाविक कंपन पैदा कर रही है। उसका श्रृंगार कवि की कविताओं सा निराकार है और वह कल्पना से साकार होकर आकाश से धरती पर उतर गया है। तो उन्हीं पंक्तियों में ये सारी बातें थी और जो हमने तथ्यों को देखा इसके पूर्व, उसमें ये सारी बातें रखी गई हैं और उन तथ्यों को हमने एक अनुच्छेद के रूप में, एक पैराग्राफ के रूप में उससे वाक्यों को बना करके बेहतर तरीके से सजाते हुए उत्तर को लिखा। तो ये सारे जो तथ्य थे, पहले तो कविता है जिसका भावार्थ समझना है ताकि आपके दिमाग में तथ्य आ पाए और तथ्यों को अच्छे तरह से प्रकट करते हैं तो यह आपका उत्तर बेहतर होता है और इसमें एक भी अंक नहीं कटेगा, आपको पूर्ण का पूर्ण अंक मिलेगा। तो ये बेहतर तरीका है उत्तर लिखने के लिए, चाहे किसी भी अध्याय का हो, चाहे गद्य से हो, चाहे पद्य से हो। तो आपको यह प्रयास करना है कि आप इन सारे चीजों का अनुपालन करते हुए बेहतर तरीके से अपना उत्तर लिख सकें। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं।
अगला जो दूसरा प्रश्न था वह था, कवि को अपनी स्वर्गीय पत्नी की याद क्यों आई? तो इस प्रश्न से मैं प्रश्न के उत्तर नहीं लिखूंगा, लेकिन जो मुख्य बिंदु हैं जिसे आप नोट भी कर सकते हैं, इसे आप अपना नोट बना सकते हैं, उसे मैं सामने रखूंगा। इससे क्या होगा कि आप खुद भी इसको सीखेंगे कि कैसे आप उत्तर लिख सकें। तो आप उत्तर लिखने का प्रयास करेंगे इन बिंदुओं के माध्यम से, जो कि मैं आपके लिए प्रत्येक प्रश्न के साथ दे रहा हूं, और थोड़ा उसे समझाता चला जाऊंगा। तो आइए हम लोग देखते हैं कि ये जो पंक्ति है, ये जो प्रश्न है, ये किन पंक्तियों से इसे हम जोड़ सकते हैं कविता की। कविता में आप देखेंगे ध्यानपूर्वक, उसमें मैंने सारी बातें बताई हैं, तो आप उसमें देखेंगे। उसमें कवि सबसे पहले तो गाया स्वर्गीय प्रिया संग भरता प्राणों में राग रंग, यहाँ अपनी पत्नी को याद करते हैं। फिर आगे, माँ की कुल शिक्षा मैंने दी पुष्प सेज तेरी स्वयं रची, वहाँ याद करते हैं उसकी माँ को। फिर वो देखते हैं पुत्री के सौंदर्य में, तो वहाँ भी उनको याद आता है अपनी पत्नी का। तो इस प्रकार से वे कई जगह अपनी पत्नी को इस कविता में अपनी पुत्री के माध्यम से याद कर रहे हैं। तो हम लोग इसको पॉइंट्स के रूप में, नोट्स के रूप में जब देखेंगे तो कैसे रखेंगे। तो देखिए, इसमें ये बिंदु बनते हैं। पुत्री के रंग रूप में पत्नी की छवि कवि देखते हैं। स्वर्गीय पत्नी के संग गाए हुए कविताओं का सौंदर्य पुत्री के रूप में साकार दिखता है। गाया स्वर्गीय प्रिया संग भरता प्राणों में राग रंग। मातृहीन पुत्र के लिए ममता के कर्तव्यों का भी जो निर्वहन है, माता के जो कर्तव्यों का निर्वहन है, वह भी कवि को ही करना पड़ता है। माँ की कुल शिक्षा मैंने दी पुष्प सेज तेरी स्वयं रची। तो ये जो पंक्तियां हैं, इसके माध्यम से इस प्रश्न का उत्तर लिखा जा सकता है। तो देखिए, आपके लिए ये सारे इसमें इसको हम कहें हिंट है, जिसका प्रयोग करते हुए आप उत्तर लिखेंगे। आइए हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। तीसरा प्रश्न, आकाश बदलकर बना मही में आकाश और मही शब्द किसकी ओर संकेत करते हैं? देखिए, मही का मतलब है धरती, पृथ्वी, ये तो आपको मैंने बता ही दिया है। और आकाश मतलब आप जानते ही हैं, आसमान। लेकिन इसका उत्तर किस प्रकार हम लिखेंगे, इसमें कौन से बिंदु हैं जो यहाँ आएंगे, इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। तो देखिए, ये कवि कहाँ पे कहते हैं, ये कवि श्रृंगार जब देखते हैं अपनी पुत्री का, और तब कहते हैं, श्रृंगार रहा जो निराकार रस कविता में उच्छ्वसित धार, गाया स्वर्गीय प्रिया संग भरता प्राणों में राग रंग, रतिरूप प्राप्त कर रहा वही आकाश बदल कर बना मही। तो यहाँ जो कविता का जो उनका सौंदर्य है, उससे संबंधित बातें हैं। तो कविता का जो श्रृंगार है, वह पुत्री के श्रृंगार में देखते हैं, अपनी कविताओं के की ही तरह जो श्रृंगारिक कल्पनाएं हैं। तो हम इसके लिए जो बिंदु जो हैं, जो पॉइंट्स हैं, जिनको ध्यान में रखने की आवश्यकता है, जिनको हम सम्मिलित करते हुए बेहतर उत्तर लिख सकते हैं, वे हैं, कवि की कल्पनाओं की अद्वितीय श्रृंगारिक कल्पनाएं। कवि की जो कविताओं में जो अद्वितीय श्रृंगारिक जो कल्पनाएं हैं, श्रृंगार की जो कविताएं हैं, वह पुत्री के अनुपम सौंदर्य में साकार होकर आसमान से धरती पर उतर आई। तो इसलिए यहाँ आकाश से मतलब है कवि की श्रृंगारिक जो कल्पनाएं हैं, जो उनकी कविताओं में हैं, और मही वो पुत्री का जो सौंदर्य है, उसकी ओर संकेत करता है। तो इस प्रकार से हम इसका उत्तर दोनों को जोड़ कर लिख सकते हैं। हम अगर इस उत्तर को विस्तृत रूप में लिखें तो हम लिख सकते हैं कि आकाश बदलकर बना मही में आकाश और मही शब्द क्रमशः कवि की श्रृंगारिक कल्पनाओं तथा पुत्री के सौंदर्य की ओर संकेत करते हैं, क्योंकि कवि की कविताओं की जो अद्वितीय श्रृंगारिक कल्पनाएं हैं, वह जब अपनी पुत्री को विवाह मंडप में बैठे देखते हैं तो उन्हें लगता है कि वे श्रृंगारिक कल्पनाएं जो आसमान से उतरकर उनके पुत्री के अनुपम सौंदर्य में धरती पर साकार हो गई हैं। तो इस प्रकार से आप अपने उत्तर को बेहतर तरीके से लिख सकते हैं। चलिए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। आज का चौथा प्रश्न, सरोज का विवाह अन्य विवाहों से किस प्रकार भिन्न है? तो देखिए, ये तो प्रारंभ में ही कहते हैं कवि
कविता के प्रारंभ में ही आपने देखा होगा कि ये शुरू ही हुआ है, देखा विवाह आमूल नवल, मतलब पूरी तरह से। ये जो आमूल, आमूल शब्द मतलब जड़ से, मूल से जड़ तक नया, पूरी तरह नया, पूर्णतया। तो यहाँ पे कवि कहते हैं कि ये जो विवाह जो उनकी पुत्री की है, तो वो बिल्कुल नए प्रकार का। तो आखिर ये क्या नयापन है भाई, कैसे ये अन्य विवाहों से भिन्न है? इसके लिए आप आगे की पंक्तियों को अगर कविता में देखेंगे तो आप देखेंगे कि उसमें यह लिखा गया है, क्या लिखा गया है कि हो गया ब्याह आत्मीय स्वजन कोई थे नहीं ना आमंत्रण, था भेजा गया विवाह राग भर रहा न घर निसी दिवस जाग, प्रिय मौन एक संगीत भरा नवजीवन के स्वर पर उतरा। तो ये जो पंक्तियां हैं, इसमें वो जो आमूल नवल जो विवाह की बात हो रही है उसका विस्तार है। तो हम इसको जब बिन अपने नोट में अपने संकेतों के रूप में जब रखें या अपने दिमाग में इस बात को बनाएं कि हमको क्या लिखना है, तो उसके लिए आपके दिमाग में ये कुछ बातें आएंगी। अत्यंत सादगीपूर्ण बिना समारोह के विवाह हुआ, कोई भी आत्मीय स्वजन उपस्थित नहीं थे, किसी सगे संबंधी को आमंत्रण नहीं भेजा गया था और मंगल गीत गायन, राग रंग के कार्यक्रम इत्यादि का आयोजन नहीं हुआ था। सामान्य विवाहों में ये सारी चीज़ें होती हैं, समारोह होता है विवाह के लिए, आत्मीय स्वजन उपस्थित रहते हैं, बहुत भीड़ भाड़ होती है, सगे संबंधियों को आमंत्रित किया जाता है, मित्रों को आमंत्रित किया जाता है, जितने भी इष्ट होते हैं उनको आमंत्रण दिया जाता है, भेजा जाता है और मंगल गीत गायन होता रहता है, राग रंग के कार्यक्रम का आयोजन होता है, लोग मनोरंजन करते हैं। लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं था। तो ये बिल्कुल नए प्रकार का विवाह था, कवि इसीलिए कहते हैं। तो सादगीपूर्ण विवाह था, समारोह नहीं हुआ था, कोई भी आत्मीय स्वजन को आमंत्रण नहीं दिया गया था, इसीलिए वे उपस्थित नहीं हुए थे, मंगल गीत गायन नहीं हुआ, राग रंग का कोई कार्यक्रम आयोजित नहीं हुआ। तो इस प्रकार इन सारी चीज़ों को हम रखते हुए बता सकते हैं कि कैसे सरोज का विवाह अन्य विवाहों से भिन्न था। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। आज का 5वां प्रश्न, शकुंतला के प्रसंग के माध्यम से कवि क्या संकेत करना चाहता है? देखिए, विवाह हो गया और जब पुत्री की विदाई की समय आई तो उसमें कवि को शकुंतला की याद आ रही। शकुंतला कौन है? तो ये कालिदास की रचना है, नाटक है संस्कृत की, अभिज्ञान शाकुंतलम। कालिदास संस्कृत के रचनाकार हैं और अभिज्ञान शाकुंतलम में शकुंतला जो है वो कण्व ऋषि की पुत्री है। तो कण्व ऋषि की पत्नी छोड़कर चली गई थी, जिसके कारण कि वह शकुंतला भी बचपन से मातृहीन रही और सरोज भी उनकी माता यानी कवि की पत्नी मनोहरा देवी की स्वर्गवास के बाद से अकेली रहीं। तो उन्हें, कवि को लगता है कि ये शकुंतला की ही तरह है और तब यहाँ पे कवि अपनी कविता में कहते हैं, सोचा मन में वह शकुंतला पर पाठ अन्य वह अन्य कला। तो कण्व ऋषि की ही तरह यहाँ कवि को भी तो माता की सारी शिक्षा जो है और माता के द्वारा किए जाने वाले जो कार्य हैं विवाह में, वो सारे कार्य उन्हें ही करने पड़ते हैं। लेकिन कुछ अंतर है, इसे कवि रखते हैं। तो मैंने अपनी व्याख्या के वीडियो में, व्याख्या की कक्षा में जब इस कविता की व्याख्या की तो सारी बातों को समझाया है। आप उसे देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा और विस्तार से आप सीख लेंगे। लेकिन आइए हम लोग थोड़ा यहाँ देखें कि क्या बिंदु हैं जो कि आपके समक्ष इसमें आएंगे। तो शकुंतला महाकवि कालिदास की रचना अभिज्ञान शाकुंतलम की नायिका है, जो ऋषि कण्व की पुत्री है। और सरोज से शकुंतला की समानता यह है कि विवाह के समय दोनों ही मातृहीन हैं। दोनों की विदाई के समय पिता ही माता के उत्तरदायित्व का निर्वाह करते हुए असीम वेदना को सहते हैं। तो पिता को ही माता का भी कर्तव्य का पालन करना पड़ा और इससे पिता को जो अकेलापन महसूस होता है, जो उनके हृदय में जो वेदना होती है, वह दोनों में शायद बराबर है, कवि को ऐसा लगता है। लेकिन दोनों के आचार व्यवहार में बहुत अंतर था, कवि इसे भी बताते हैं। जो लालन पालन था, जो आचार व्यवहार था, वह दोनों का अलग अलग था। पर पाठ अन्य यह अन्य कला। तो इसे ही आपको अपने उत्तर में रखना है, इन्हीं बिंदुओं को। देखिए, इस तरह पॉइंट वार उत्तर नहीं लिखना, उत्तर उसी प्रकार लिखना है जैसे मैंने प्रथम प्रश्न का उत्तर लिख करके बताया। लेकिन हाँ, इन सारे बिंदुओं को सम्मिलित करना है, इसको ध्यान देना है। देखिए, अगर आप कहीं से उत्तर को नोट कर लेते हैं, गाइड में उत्तर है, कहीं गेस पेपर में उत्तर है या कहीं और से आप उत्तर लिख लेते हैं, तो वह
आपके उत्तर को पूर्ण संपूर्ण नहीं बनाता। तो उत्तर की संपूर्णता के लिए जरूरी है कि उत्तर आपकी अपनी भाषा में हो, आप उसको समझ पाए हो, क्योंकि परीक्षक जब आपकी कॉपी देखता है तो वह इस बात को बेहतर तरीके से समझ आता है कि आपने पढ़ करके उत्तर लिखा या रट करके उत्तर लिखा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। छठा प्रश्न, वह लता वहीं की जहां कली तू खिली, पंक्ति के द्वारा किस प्रसंग को उद्घाटित किया गया है? तो देखिए, कवि कहते हैं, मामा मामी का रहा प्यार, भर जलद धरा को ज्यों अपार, वे ही सुख दुख में रहे न्यस्त, तेरे हित सदा समस्त व्यस्त, वह लता वहीं की जहां कली तो खिली, स्नेह से हिली पली। तो यहाँ पर कवि अपनी पुत्री के ननिहाल की बात करते हैं, और यहाँ लता और कली से क्या मतलब है? यहाँ लता मतलब उनकी पत्नी, और कली उनकी पुत्री, खिली मतलब वह वहीं पे उसकी वह बढ़ी, पली बढ़ी। तो इन सारी चीज़ों को कवि यहाँ बताना चाहते हैं। तो यानी कि जिस कुल से तुम्हारी माता थी वह लता थी, और उसी कुल से तुम भी थी, और तुमने कली के रूप में वहीं जन्म लिया जहां कली तू खिली, और वहीं पल करके बड़ी बड़ी हुई। तो इस चीज को कवि यहाँ बताना चाहते हैं। तो आइए हम लोग इसमें जो बिंदु आपके उत्तर में समाहित हो सकते हैं उन पे थोड़ा ध्यान देते हैं। कवि बताते हैं कि जहां सरोज का जन्म हुआ था वहीं वह पली बढ़ी थी, और वह लता यानी उसकी माता उसी कुल की थी। उनकी पुत्री का जन्म और लालन पालन ननिहाल में ही हुआ था। पत्नी को भी याद करते हैं और ननिहाल में पुत्री के लालन पालन को भी। तो यहाँ वे अपने ससुराल को यानी कि अपनी पुत्री के ननिहाल को, मामा घर को याद करते हैं, और वहाँ उसका लालन पालन हुआ था जहाँ से उसकी माता आई थी। तो इसी चीज़ को कवि बताने का प्रयास करते हैं इन पंक्तियों में। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का उत्तर आप इनको समाहित करते हुए लिख सकते हैं। आइए हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। कवि ने अपनी पुत्री का तर्पण किस प्रकार किया? तर्पण का मतलब देवताओं या पितरों को जो तिल मिश्रित जल दिया जाता है, या यहाँ हम श्रद्धांजलि भी कह सकते हैं। तो किस प्रकार से श्रद्धांजलि दिया? तो यह तो कविता के अंत में कवि कहते हैं, अगर हम अंतिम जो पैराग्राफ उसको पढ़ें, उसकी व्याख्या को समझें, तो वहाँ हम पाएंगे कि वहाँ भाग्यहीन पिता का संघर्ष और उसकी असीम वेदना जो है प्रस्तुत होती है। उन पंक्तियों को मैं आपको सुना देता हूँ। मुझ भाग्यहीन की तू संबल, युग वर्ष बाद जब हुई विकल, दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही, हो इसी कर्म पर वज्रपात, यदि धर्म रहे नत सदा साथ, इस पथ पर मेरे कार्य सकल, हो भ्रष्ट शीत के से सतदल, कन्येगत कर्मों का अर्पण, कर करता मैं तेरा तर्पण। तो इस प्रकार से इसमें जो बातें आई हैं, हम लोग इसको अगर देखें तो कवि अपनी पुत्री के निधन से शोकाकुल है, और साथ ही अपने जीवन की विपत्तियों का वर्णन करते हुए अपने धर्म और कर्तव्य मार्ग पर अडिग रहने की इच्छा शक्ति प्रकट करते हैं। वे कहते हैं कि यदि धर्म रहे नत सदा माथ, इस पथ पर मेरे कार्य सकल, हो भ्रष्ट शीत के से सतदल। तो वे कहते हैं कि हाँ, विपत्तियां तो आई, तुम गई तो और विपत्ति आई। पुत्री का जो निधन का दुख है वह कवि को बहुत पीड़ित करता है, बहुत ही दर्द जो है उनके मन में इससे बढ़ता है, एक वेदना होती है। क्योंकि एक पिता के सामने जब 18 वर्ष की पुत्री जिसका विवाह उन्होंने तुरंत तुरंत किया हो, और अगर उसका निधन हो जाए तो उस पर क्या गुजर सकती है, यह आप सोच सकते हैं। लेकिन फिर भी वे कहते हैं कि मैं अपने जो धर्म और कर्तव्य का जो मार्ग है उससे कभी भी डिगूंगा नहीं, और जीवन के जितने पुनीत कार्य हैं, कन्येगत कर्मों का अर्पण, कर करता हूं मैं तेरा तर्पण। तो जितने भी पुण्य कार्य हैं सारे जीवन भर जो उन्होंने किए हैं, कवि कहते हैं मैं तुम्हें अर्पित करता हूं, और इसी से तुम्हें श्रद्धांजलि देता हूं, इसी का तर्पण तुम्हें प्रदान करता हूं। इस प्रकार एक पिता एक कवि के रूप में यहाँ प्रस्तुत होते हैं। तो आप इन दोनों चीज़ों को रख करके अपने उत्तर को तैयार कर सकते हैं।
तो उम्मीद रहेगा कि आप प्रयास करेंगे। अगर किसी तरह की दिक्कत होगी तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख सकते हैं, मैं वहाँ पर उसका उत्तर देने का प्रयास दूंगा। और आप बेहतर तरीके से तैयारी करें, क्योंकि प्रश्न का उत्तर लिखना बहुत महत्वपूर्ण है। यह एक कला है और हमें लगता है कि हमने उत्तर तो बहुत अच्छा लिखा, लेकिन अंक अच्छे नहीं मिले। तो आखिर क्यों? इसका कारण बस यही है कि आपने जो उत्तर लिखा है वह कहीं ना कहीं से आपने रट लिया और परीक्षा में उसे प्रस्तुत कर दिया। लेकिन उत्तर लिखना एक कला है। यह केवल और केवल हिंदी विषय के लिए नहीं, बल्कि किसी भी विषय के लिए जब आप किसी विषय का उत्तर लिखेंगे तो इसी प्रकार से जो मुख्य जो तथ्य हैं, केंद्र बिंदु हैं, उनको आप ध्यान में रखें, उनका नोट्स बनाएं और उनको अपने उत्तर में बेहतर तरीके से प्रस्तुत करें। तो निश्चित ही आप बेहतर अंक प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए, मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अगर पसंद आया हो। और हाँ, कमेंट में आप मैसेज देना न भूलें, क्योंकि जब आप अध्ययन करते हैं, पढ़ते हैं, तो अगर किसी प्रकार की सहायता की आवश्यकता होती है तो आप ज़रूर मैसेज करें। और चैनल को सब्सक्राइब करना भी न भूलें। तो ठीक है, मिलते हैं फिर अगली इसी प्रकार की कक्षा में, जिसमें आपके अध्याय से, आपके पाठ से जुड़े हुए बातों को मैं सामने रखूंगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद।